रेडी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और आज है संडे। तो कहते हैं संडे को क्लासेस तो होती नहीं, तो कुछ आज मैं स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूँ। बहुत डिमांड था बच्चों का कि सर एक सेशन लेके आइए बैंकिंग अवेयरनेस पे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है बहुत ही प्यारा सेशन होगा। आपसे मैं वादा करता हूँ कम से कम देखना 100 ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको मैं आज सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। 25 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से और देखूंगा उस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन और जनरेट होगा, ठीक है। तो भाई सभी लोगों को राधे राधे, सभी लोगों को गुड इवनिंग। मुझे बताओ सभी लोग मिशन के लिए तैयार हैं कि नहीं। और हाँ, आज मैं कमेंट पे जवाब नहीं देने वाला हूं क्योंकि आज मैंने कमेंट ऑफ करा दिए, क्योंकि मैं बस अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग सेशन को आप लोग ने शेयर कर दिया होगा। जहां तक हो सके सेशन को शेयर कर दो दोस्तों। यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह सेशन बार बार नहीं होता और आज का टारगेट है सभी लोगों का कि कम से कम आपका स्कोर आज होना चाहिए 20+। और अगर स्कोर आज 20+ नहीं होता है तो कम से कम अगले दिन तो जरूर हो जाना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चंस के जो भी डाउट्स होंगे आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको सेशन ये कैसा लगा, ठीक है। तो सभी लोगों को राधे राधे, सभी लोगों को गुड इवनिंग। मैं सेशन की शुरुआत करता हूं और मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप एक्टिव हो चुके होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, अगर मैं बात करता हूं चेक की, तो जरा समझना। अगर मैं चेक के बारे में बात करता हूं तो जरा चेक के बारे में समझिएगा। टू एवरीबॉडी क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ चेक आफ्टर 3 months वैलिडिटी। क्या उसे हम ऑर्डर चेक कहते हैं, क्या उसे हम बियरर चेक कहते हैं, क्या उसे हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, क्या उसे हम एंटी डेटेड चेक कहते हैं, या क्या उसे हम स्टेल चेक कहते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपको आंसर देना है टू एवरीबॉडी। चलिए तो जरा देखो इसका आंसर क्या होगा। पहले समझ लो कि ऑर्डर किसे कहते हैं, बेरर किसे कहते हैं और एंटीडेटेड पोस्टडेटेड क्या होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स आपको आसान रहेगा। जरा समझना दोस्तों, बहुत ही आराम से समझते हैं हम लोग क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जैसे मान लो आज तारीख है 27 फरवरी। आज तारीख क्या है? 27 फरवरी। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि आज हमने चेक इशू किया। फॉर एग्जाम्पल किसी को एक चेक है, यहां मैंने साइन किया, यहां मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल XYZ का नाम, ठीक है। जरा समझना ध्यान से। और मैंने कहा कि अगर ये चेक मेरा जो चेक यानी जरा समझना, चेक में 3 पार्टीज होती हैं, ठीक है। पार्टी 1 क्या कहलाता है? उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉयर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉयर, ठीक है। जो पार्टी 2 हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉई। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ड्रॉई। और जो पार्टी 3 होती है उसको कहते हैं बई। पहले तो ये सर तीनों चीज़ों आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब कहने का कि मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो जो SBI हो गया वो हमारा ड्रॉई हो गया। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा है बेटा, वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा ड्रॉई हो गया। अच्छा, इस चेक को कौन इशू कर रहा है? माय नेम इज राजीव मिश्रा, मैं इशू कर रहा हूं। तो याद रखना, जो राजीव मिश्रा सर हो गए, यानी कि जो राजीव हो गए जिनका अकाउंट है बैंक में, वो हमारे हो गए ड्रॉयर। द पर्सन हु इशू द चेक, उसे हम ड्रॉयर कहते हैं। जहां पर मेरा अकाउंट है जिस बैंक में, उसे हम ड्रॉई कहते हैं। यानी मतलब जो चेक को इशू करता है उसे ड्रॉयर कहेंगे, जो चेक को क्लियर करेगा उसे हम ड्रॉई कहेंगे। और फाइनली हमने सपोज ये चेक दिया किसी XYZ के नाम से, तो जो XYZ हो गया हमारा, वो हमारा क्या हो गया? पे। यानी जिसको पैसा मिला, जिसको पैसा मिला फाइनली उसको हम लोग क्या कहते हैं? पे ही कहते हैं। आई होप ये शायद सभी लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं टू द पॉइंट पे। जरा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। मैंने एक चेक इशू किया आज, मैंने एक, याद रखना, चेक एक इशू किया, जरा समझना, ठीक है। मैंने उस पर साइन कर दिया और मैंने उस पर साइन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया XYZ और मैंने यहाँ अमाउंट लिख दिया 1 लाख रुपए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया। आज डेट कौन सी है? आज डेट है 27/2/2023,
2022 एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि मैंने चेक बैंक को आदेश किया दिया कि डियर SBI आप इस XYZ आदमी को ही ये पैसा हमारे बैंक से काट के दो। यानी मैंने सर्टेन पर्सन को स्पेसिफिक ऑर्डर करके दिया, यानी कि अब ये जो बैंक है ये मैंने इनको ऑर्डर दिया कि आप XYZ को ही पेमेंट करिए। तो ये जो बैंक होगा ये पेमेंट किसको करेगा? जिसका नाम XYZ है और उसके अकाउंट में ही पैसा जाएगा, उसके अकाउंट में ही पैसा जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर चेक। यानी जब हम किसी सर्टेन पर्सन को, सर्टेन आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करते हैं और बताते हैं कि पेमेंट आप उसको ही करिए, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर चेक। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, हमने क्या किया, सपोज हमने यहां ऑर्डर नहीं लिखा, हमने यहां डेट डाल दिया। सपोज हमने यहां डेट डाल दिया 27 नहीं, हमने यहां डेट डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां डेट डाल दिया 27 मार्च 2022। मतलब मैंने बैंक को यह आदेश दिया कि डियर बैंक आप इस चेक का जो आप पेमेंट करोगे, सपोज ये चेक मैंने किसी को भी दे दिया, तो जब तक 27 मार्च नहीं होगा इसका पेमेंट बैंक नहीं करेगा। यानी कि यह चेक एक्टिव ही होगा 27 मार्च के। यानी जरा सोचो, हमने डेट फ्यूचर का डाला, तो जब भी हम कोई डेट फ्यूचर का डालते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी हम कोई डेट फ्यूचर का डालते हैं तो याद रखना उसे हम कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पोस्ट डेटेड चेक कहेंगे। ऐसा मैं मान के चलूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर मैंने इस पे लिख दिया 27/1/2022, इसका मतलब मैंने बैंक को आदेश दिया कि इसका ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं और वैलिडिटी सिर्फ 1 महीने बची है, क्योंकि पता होगा हमारे देश में जो चेक की वैलिडिटी है सिर्फ 90 दिन है। मतलब कहने का, अब यानी हमने इस पे लिख दिया डेट पहले का, डेट फ्यूचर का, पास्ट का। तो जब भी कोई पास्ट का डेट होगा, याद रखना, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? उसे हम लोग कहते हैं एंटी डेटेड चेक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? यानी 2 चीज हमारी तो यहां क्लियर हो गई। जब भी कोई डेट फ्यूचर का होगा तो उसे हम कहेंगे पोस्ट डेटेड, जब भी कोई चेक होगा पास का उसे हम लोग कहेंगे एंटी डेटेड चेक। ये तो शायद सभी लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक है। अब जरा समझना ध्यान से। सपोज आपने कभी पहले की मूवी देखी है, पहले की मूवी देखिएगा, उसमें हमेशा मैंने देखा है हीरोइन हमेशा अमीर होती है और हीरो हमेशा बेचारा गरीब होता है। ये हमने हमेशा देखा है मूवियों में। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे बीच में कोई बेचारा प्यारा सा हीरोइन है, एक हमारे ये हीरो साहब हैं मान लो, और ये हमारी मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक हीरोइन है। ये हमारे हीरो साहब हैं, ये हमारे हीरो साहब हैं, और ये ऐसा मान लो ये हमारी हीरोइन साहब हैं। तो हीरो को हीरोइन से हो गया प्यार, तो हीरो पहुंचा हीरोइन के पापा जी के पास, हीरोइन के पापा जी के पास पहुंच गया। तो पापा जी ने कहा, देखा ऊपर से नीचे, कहा बड़ा गरीब व्यक्ति है, कहा एक काम करो, कितना पैसा लोगे, कितना पैसा लोगे कि आप मेरी बीवी, सॉरी मेरी बीवी नहीं, आप मेरी बेटी को छोड़ देंगे। तो भाई कहता है मैं प्यार करता हूं XYZ से, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तब पापा ने क्या किया, बड़े तेज थे उनके पापा, उन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी प्यार से एक चेक काटा, उस पे बस यहां साइन किया और कहा जो अमाउंट मन करता है वो भर लो, जो मन करता है भर लो, आपका मन है इस पे भर लो 1 करोड़ रुपए और पैसा ले लो। यानी कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। यानी उस आदमी ने, जो ड्रॉयर है उनके पापा ने, कुछ अमाउंट नहीं लिखा और दे दिया। जरा सोचो, कहते हैं ना, इसको सुना होगा आपने, ब्लैंक चेक का नाम सुना होगा। तो याद रखना ऐसे चेक को हम लोग बहुत सारी चीज कहते हैं, या तो उसको कहते हैं ब्लैंक चेक, क्या कहते हैं, या तो हम लोग उसको कहते हैं ओपन चेक, क्या कहते हैं हम लोग उसको, या तो हम लोग कहते हैं ओपन चेक, और तीसरा या तो उसको हम लोग कहते हैं बीरर चेक, ठीक है। यानी कि तीनों ही में याद रखना कभी भी कोई अमाउंट नहीं होता और सबसे ज्यादा वह अनसिक्योर होता है। यानी मान लो मेरे जेब से गिर गया, जो भी आदमी चाहेगा बैंक में जाके पेमेंट करेगा। आपने कभी सुना है कि बैंक वाले कभी सैलरी अकाउंट आपको देते होंगे, सैलरी देते होंगे ब्लैंक चेक में? कभी नहीं देते होंगे। गॉट इट? यानी हम कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि जब भी किसी चेक पर कोई आदमी का नाम ना हो,
और उसमें कुछ ना लिखा हो तो उसे हम लोग कहते हैं ओपन चेक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अनसिक्योर मोड ऑफ पेमेंट। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने चीज़ें बताई आपको, ठीक है। पहले क्या बताया था हम लोग ने कि एक होता है ड्रॉयर, एक होती है ड्रॉई, एक होती है पे, ठीक है। पास में होगा तो एंटीडेटेड कहलाएगा, फ्यूचर में होगा तो पोस्टडेटेड कहलाएगा। और एक बात और याद रखना, हमारे देश में जो चेक की वैलिडिटी है, हमारे देश में जो चेक की वैलिडिटी है वो सिर्फ 90 दिन है। कभी भी भूल के एग्जाम में बेटा 3 महीने पे चेक मत करना, आंसर हमेशा 90 दिन ही होता है। गॉट इट। देखो ये मजा है आज संडे की क्लास का, पूरे क्वेश्चन को हमने बहुत प्यार से तरीके से संभाले हैं, ठीक है। यानी आई होप इसमें अब किसी को डाउट नहीं होगा, टू एवरीबॉडी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जब भी 3 महीने की वैलिडिटी समाप्त होती है तो याद रखना उसको हम लोग कहते हैं स्टेल चेक। यानी कि आंसर हमारा क्या होगा? 5वां इज द राइट आंसर। आई होप ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया होगा। आई होप सभी लोगों को ये डाउट अब नहीं होगा आज के बाद। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ जरा जल्दी से। व्हाट आर नो फ्रिल अकाउंट? नो फ्रिल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट फॉर मैन कहलाता है, अकाउंट फॉर चाइल्ड कहलाता है, अकाउंट विद जीरो बैलेंस कहलाता है। तो अगर आपको याद होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं सिंपल शब्दों में, सुना होगा आपने, मैंने बताया था आपको जब मैंने पढ़ाया था प्रधानमंत्री जनधन योजना, याद आया? जिसका पर्पस क्या था? हर एक आदमी का बैंक में अकाउंट हो, हर एक आदमी का बैंक में क्या हो? अकाउंट हो। यानी कि जनधन खाता अगर मैं बोलूं तो इसका पर्पस क्या था? जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि जीरो बैलेंस अकाउंट। यानी कि अगर आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं है तब भी, अगर आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं है तब भी आपका अकाउंट ओपन रहेगा, एक्टिव रहेगा, कोई मना नहीं करेगा। मतलब हम कह सकते हैं आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा तीसरा, बोलो तो अकाउंट विद जीरो बैलेंस, ठीक है। चलिए अगला बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इसको पढ़िए अच्छे से। कहता है द बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश में जो बैंक में कुछ नियम है, जो बैंक में कुछ नॉर्म्स है, जो बैंक में कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। तो याद रखना ये एक सोसाइटी के अंदर रजिस्टर हुआ था अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। कब किया गया? फरवरी 2007 में किया गया, फरवरी 2005 में किया गया, फरवरी 2006 में किया गया, या फरवरी में किया गया, या फरवरी काट दो, ये तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा, याद रखना, 3 फरवरी 2006 को इसको रजिस्टर किया गया था टू एवरीबॉडी। यानी इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, टू एवरीबॉडी, इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। बहुत ही बार ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और हम अक्सर गलती कर देते हैं, आज के बाद गलत नहीं करोगे, ये मेरा आपसे वादा है। WMA क्या होता है? WMA क्या होता है? यह किसके इक्वल है? तो जरा पहले इसको समझते हैं बड़ा प्यार से, अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा समझते हैं, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से। जैसे मान लो हम सभी लोगों को पता होगा हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पर्पस ही है नीड को पूरा करना, नीड को पूरा करना, ठीक है। अब किसकी नीड को ये पूरा करती है? तो पहला याद रखना, पहला नंबर 1 सरकार की नीड को पूरा करती है, ठीक है। दूसरा बैंक की नीड को पूरी करती है। तीसरा नागरिकों के नीड को पूरा करती है, ठीक है। अब नीड को पूरा कैसे करती है? मल्टीपल मदद के द्वारा। अगर मैं बोलूं सरकार को बैंक को कैसे करेंगी, तो इनको सपोर्ट करती है लोन के माध्यम से। किनके माध्यम से? लोन के माध्यम से। अब जरा समझना, यहीं पे कहानी आ गई। जैसे अगर मान लो हमारे यहां सरकार है, ठीक है, सरकार को लोन की रिक्वायरमेंट है, तो वो कहां जाएगी? वो जाएगी तुरंत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कि भैया शक्तिकांता जी हमें कुछ पैसा दे दो। तो शक्तिकांता कहेंगे सर ऐसे थोड़ी ना पैसा दे देंगे, फ्री में थोड़ी ना पैसा हम बांटते फिरते हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं सर, हम आपको
और जो राज्य सरकार है उनकी मदद के लिए हम लोग ने एक सिस्टम बनाया है। उनकी मदद के लिए हम लोग ने एक सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या, WMA, यानी कि फुल फॉर्म क्या था पीछे, वेजेस मींस एडवांस, यानी इस मीडियम से ही आपकी हम मदद करेंगे। तो सरकार ने कहा ये क्या है, तो उसने कहा एक काम करिए, आपको जो हम लोन देंगे, आपको जो हम उधार देंगे वो हम देंगे इसके माध्यम से। तो उन्होंने बोला ये क्या है, तो उन्होंने कहा आपको हम जो भी लोन देंगे वो लोन देंगे 90 दिनों के लिए मैक्सिमम, 90 दिनों के लिए देंगे कि आपको हम मैक्सिमम, आपको 90 दिनों के बीच में उस लोन को चुका देना है हमको, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चुका देना है। सरकार ने कहा ठीक है, आप ब्याज कितना लोगे, तो उसने कहा ब्याज फिक्स नहीं है, जो भी वर्तमान में रेपो रेट होगा, जो भी वर्तमान में रेपो रेट होगा उसी रेट पर आपको हम लोन देंगे। यानी कि अगर मान लो भी वर्तमान में, मानना क्या है भी, अभी अगर रेपो रेट 4% है, यानी हम 4% में आपको उधार देंगे फॉर 90 डेज के लिए। और इस माध्यम को नाम क्या दिया गया, वेजेस मींस एंड एडवांसेस, जो कि आरबीआई देती है किसको, सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। आई होप ये सब सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। यानी अगर हम यहां बोले आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा यहां क्या होगा, आंसर हमारा यहां होगा द आंसर इज रेपो रेट। अगर मैं बोलूं वर्तमान में ये कितना है, तो ये है 4%, ठीक है भाई। MSF कितना है, तो ये अभी वर्तमान में 4.25% है। CRR कितना है, ये अभी वर्तमान में 8% है, सॉरी ये अभी 4% है ना। बैंक रेट कितना है, तो याद रखना ये 4.25% है। कौन सा दो चीज बचा, तो एक हमारा बच गया SLR, जो कितना प्रतिशत है, वो 18% है। और जो हमारा बचा कौन सा, SLR 5 ही तो होते हैं ना, हाँ 5 हो गया। देखो हाँ, एक हमारा हो गया रिवर्स रेपो रेट हो गया, जो भी वर्तमान में 3.35% है। याद होगा आपको, इसी के मदद से हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो हमारे देश में महंगाई को कंट्रोल करती है, वो हमारे देश में महंगाई को कंट्रोल करती हैं। क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। आई होप ये सभी लोगों को डाउट नहीं होगा, टू एवरीबॉडी, है ना। आई होप इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होगा, मेक मी कंफर्म टू एवरीबॉडी, है ना, इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलता हूं, नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब जरा डिटेल दे लेते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, स्टार्ट कब हुआ था, ये हमारे देश में हुआ था 1997 में इसकी शुरुआत की गई थी। दिस इज कॉल्ड WMA, यानी कि वेजेस एंड मींस एडवांस कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन अवेल इमीडिएट कैश फ्रॉम द RBI इफ रिक्वायर्ड। अगर RBI को लोन की रिक्वायरमेंट है, सॉरी सरकार को, वह तुरंत RBI से कैश ले सकती है। बट इट हैज टू रिटर्न द अमाउंट विद इन 90 डेज, 90 दिनों के अंदर में उस अमाउंट को चुकाना पड़ता है। इंटरेस्ट इज चार्ज एट द एग्जिस्टिंग रेपो रेट, जो भी वर्तमान में रेपो रेट रहेगा उसी पर उसको चुकाना पड़ता है, ठीक है। चलिए और क्या है, कहता है सेक्शन 17(5), जो सेक्शन है 17(5) ऑफ द RBI एक्ट 1934 ऑथोराइज करता है किसको, सेंट्रल बैंक को, टू लेंड टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू देयर बीइंग रीपेबल नॉट लेटर देन 3 मंथ्स। यानी कि ये अधिकार देता है RBI को कि भाई आप उससे, सरकार से पैसा लीजिए, कैसे भी करके उनको मैक्स टू मैक्स 3 मंथ तक ही आप पैसा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। बताओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आई होप ये है आप सही कर लोगे। GAAR एक समय बहुत न्यूज़ में रहा था, एक बहुत ही प्यारा इकोनॉमिकल टर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, GAAR का फुल फॉर्म क्या होगा, बताओ जरा जल्दी से। GAAR का फुल फॉर्म क्या होगा, टू एवरीबॉडी, GAAR का फुल फॉर्म क्या होगा। देखो, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्नल, क्या कहते हैं, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल कहते हैं। जरा समझना क्या हो गया। नंबर 1 याद रखना, जर्नल, ठीक है, एंटी, ठीक है, तीसरा अवॉइडेंस, ठीक है,
और चौथा हमारा क्या होगा, रूल होगा। यानी कि जनरल एंटी एविडेंस रूल एक प्रकार का रूल होता है जिसके माध्यम से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया में किसी चीज़ का टैक्स नहीं लगता है, या मान लो इंडिया में ऐसा रूल हो कि अगर कोई भी वस्तु सिंगापुर से आती है तो सिंगापुर पे ये वस्तु पर टैक्स नहीं देना होगा उस कंपनी को। कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आपको याद होगा ये टर्म कब क्यों न्यूज़ में हुआ था, कभी वोडाफोन ने कहा था कि हम सरकार को टैक्स नहीं देंगे, जब उस वोडाफोन ने आइडिया के साथ कोलैबोरेशन किया था। ठीक है, तो याद रखना सरकार ने कहा कि आप कहीं से भी आते हो, सिंगापुर से आप आओ, अमेरिका से आओ, अगर आपका कंज्यूमर ओरिजिन इंडिया है तो आपको टैक्स देना होगा। दिस इज कॉल्ड जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट वन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खाता इस प्रकार खोला जाता है। जरा समझना, फॉर एग्जाम्पल आपको समझना होगा, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। जैसे मान लो आपने सुना होगा एक NRI डे होता है, यानी प्रवासी भारतीय, हम रहने वाले भारत के हैं बट हम जाके अमेरिका में बस गए, तो हम क्या कहलाते हैं, हम कहलाते हैं NRI। अब जो मेरा बेटा होगा, जो मेरी बेटी होगी, जरा समझना, वो तो अमेरिका की है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी नंबर 2 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो क्या कहलाएगी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाएगी। ठीक है, याद रखना PIO कहलाएगी। अब जैसे मान लो कि मैं विदेश में हूँ, मैं चाहता हूँ मैं कुछ पैसा यहाँ भेजूँ और कुछ पैसा मैं यहाँ सेव करूँ इंडिया में। ठीक है, तो हम कैसा अकाउंट ओपन करवाते हैं, यही क्वेश्चन है। तो याद रखना, उसको कहते हैं, एक टर्म है, नाम है, जरा समझना, उसको कहते हैं FCNR अकाउंट। क्या कहते हैं, याद रखना, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो हमेशा ओपन होता है टर्म डिपॉजिट में, और इसमें याद रखना बहुत सारा मिलता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है। यानी कि ये वही ओपन कराएगा जो फॉरेन में रहता है और हमारे यहाँ अकाउंट ओपन करा रहा है हमारी इस करेंसी में, बट उसके वो जमा करेगी हमारी उस देश की करेंसी। गॉट इट। तो ये इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा फर्स्ट नंबर। और याद रखना क्या लिखा हुआ है, साफ साफ देखो, FCNR एक अकाउंट होता है, स्टैंड फॉर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट। ठीक है, नंबर 2 NFCNR अकाउंट अलाउ NRI जो विदेश में रहते हैं, भारतीय हैं, टू इन्वेस्ट, वो निवेश कर सकते हैं इन फॉरेन करेंसी इन टर्म डिपॉजिट इन इंडिया एंड अर्न टैक्स फ्री इंडिया, और जो भी इसमें ब्याज होता है उस पर उनको टैक्स देना नहीं होता है। ठीक है, और ये याद रखना वो सारी करेंसी है जो इस अकाउंट में जमा हो सकती है, यानी आप डॉलर में, आप पाउंड में, आप यूरो में, आप जापानीज येन में, कैनेडियन डॉलर में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, स्विस फ्रैंक में, सिंगापुर डॉलर में, डेनिश क्रोन में, हांगकांग, यानी इन सभी देशों के द्वारा आप हमारे देश में थ्रू FCNR अकाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, और आपको जो भी उसमें इंटरेस्ट मिलेगा उसमें आपको टैक्स देना नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। अगला बताओ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप इसे गलत नहीं करेंगे। टू एवरीबडी, बहुत अच्छा। चलो अब देखो, इसका क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, हमें अपनी बचत बैंकों के पास रखनी चाहिए। क्या? क्योंकि वह सेफ होती है, क्योंकि उसमें हमें ब्याज मिलता है, और कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम, उसे हम किसी भी समय विड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल तीनों ही फायदा होगा। हम अगर बैंक में पैसा जमा करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, हमें बेनिफिट्स होता है, हमें ब्याज मिलता है, हमारा पैसा सेफ हैंड में होता है, तो तीनों ही आंसर होगा। ठीक है, तीनों ही आंसर होगा। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, उम्मीद करता है कि आप गलत नहीं करोगे। बैंक किसके अगेंस्ट में लोन आपको नहीं देगी?
बैंक किसके अगेंस्ट में आपको लोन नहीं देगी? गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, LIC पॉलिसी, लॉटरी टिकट या NSC। बहुत लोग जानते होंगे, कंफ्यूज मत होना। इसको हम लोग NSC को क्या कहते हैं, याद रखना। इसको हम लोग कहते हैं NSC को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये प्रकार का याद रखना सिक्योरिटीज है। यानी मान लो मेरे पास अगर फिक्स डिपॉजिट है, मेरे पास मान लो फिक्स डिपॉजिट है, मेरे पास फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट है, या मान लो मेरे पास नेशनल, ठीक है, सेविंग, ठीक है, और सर्टिफिकेट, यानी कि सरकारी प्रतिभूति, मेरे पास सरकारी प्रतिभूति है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सरकारी प्रतिभूति है, तो याद रखना हमको बहुत इजीली बैंक लोन दे देगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये लोन नहीं भी चुका पाएंगे तो हम उसके सिक्योरिटीज के एवज में पैसा अपना रिकवर करा लेंगे। मेरे पास हाउस है तो बैंक हमको लोन दे देगा, मेरे पास ज्वेलरी है तो लोन दे देगा, क्योंकि उनका पैसा सिक्योर हो गया। गॉट इट? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? आंसर हमारा पूछ रहा है नॉट गिवन। कभी भी याद रखना लॉटरी निकले ना निकले उसके अगेंस्ट में लोन आपको नहीं मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? कोई जुआ है ये। जुआ क्या पता करोड़पति बना दे और क्या पता आपको भिखारी बना दे, भरोसा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया है, यह एग्जाम में बहुत बार आया है। मुझे बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? टू एवरीबडी, बहुत बार एग्जाम में आया है, इसका बताओ मुझे जरा जल्दी से आंसर क्या होगा? टू एवरीबडी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना। इसको हम लोग जरा रिवीजन करते हैं, ठीक है? जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? बिना बोले आंसर आपका क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मैंने आपको कितनी बार बताया है, जब भी कहीं देखना आउटलुक रिपोर्ट, जब भी कहीं देखना आउटलुक रिपोर्ट, यानी कहता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तो याद रखना ये भी आंसर हमारा होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर कहता है डेवलपमेंट वाला रिपोर्ट, अगर कहता है मान लो डेवलपमेंट वाला रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा वर्ल्ड बैंक, नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 याद रखना, अगर कोई पूछता है कि बताओ आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करती है, आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज करती है, तो आंसर हमारा क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा। ये रिपोर्ट कौन होगा? विश्व बैंक होगा। अच्छा मुझे बताओ कमेंट करके जरा जल्दी से कि विश्व बैंक में भी कितने मेंबर हैं, IMF में कितने मेंबर हैं, मुझे बताओ जरा जल्दी से। BIS का हेडक्वार्टर कहां पर है? BIS का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुझे बताओ जरा जल्दी से। BIS का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो जरा समझना, इसका जो हेडक्वार्टर है बेटा ना BIS का, इसको कहते हैं बैंक फॉर इंटरनेशनल, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। याद रखना यह स्विट्जरलैंड में है, यह स्विट्जरलैंड में है, याद रखना BIS का। सेबी कहां पर है? सेबी अभी मुंबई में है। सेबी कहां पर है? सेबी अभी मुंबई में है। ठीक है, चलो आगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको कम से कम गलती मत करना, जरा ध्यान से इसको अच्छे से एक बार देख लो। यह एग्जाम में भी आया हुआ है, यह क्वेश्चन याद रखना एग्जाम में भी आया हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वॉज ग्रांटेड, बहुत लंबा क्वेश्चन है, समझना जरा ध्यान से, मैं समझाऊंगा आपको। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वॉज ग्रांटेड एंड इन प्रिंसिपल अप्रूवल बाय RBI टू एस्टेब्लिश्ड न्यू पेमेंट बैंक अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49। ठीक है, यानी हमारे देश में पता चल गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जियो पेमेंट बैंक को एक प्रिंसिपल लाइसेंसिंग दी है। मैंने आपको सिखाया था एक बार, आपको याद होगा,
एक होता है लाइसेंस देना और एक होता है, याद रखना, प्रिंसिपल लाइसेंस देना। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जैसे मान लो मुझे भरोसा नहीं है कि आप काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो हमको लाइसेंस नहीं देंगे, आपको हम ट्रायल करेंगे आप पे कि आप काम कर पाते हो कि नहीं कर पाते, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल लाइसेंसिंग। क्या कहेंगे उसे? हम प्रिंसिपल लाइसेंसिंग कहेंगे, ठीक है। और एक बार अगर दे दिया तो उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल, यानी उसको हम लोग कहते हैं लाइसेंस अलॉट करना। तो याद रखना, जितने भी हमारे देश में स्मॉल फाइनेंस बैंक बने, जितने भी हमारे देश में पेमेंट बैंक बने, याद रखना उन सब की बात कर रहा हूं, सबको दिया गया प्रिंसिपल, यानी कि भरोसा नहीं था। और याद रखना, जब भी कहीं देखना, याद रखना ये टर्म आप देखना, तो उसका रूल है मैक्सिमम 18 महीने। अगर इन 18 महीनों में आपने अच्छा काम कर लिया तो आपको मिलेगा लाइसेंस। तो याद रखना, जो जियो पेमेंट बैंक है हमारा, है ना, जो जियो पेमेंट बैंक है उसमें 2 रेशियो हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और एक, याद रखना, जियो का है। तो याद रखना, जो SBI का है वो 30% शेयर है और जो जियो का है वो 70% शेयर है, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, आंसर हमारा क्या होगा? तीसरा इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलो आंसर बताओ अगला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा बताओ जरा जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा टर्म NPCI से रिलेटेड है? कौन सा टर्म NPCI से रिलेटेड बताओ? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बताओ जरा जल्दी से आंसर क्या होगा टू एवरीबडी, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? तो देखो, 2 चीज मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं टू एवरीबडी, जरा समझना। कौन सा प्रोडक्ट नहीं है? तो याद रखना, ये सारे हैं, ये सारे हैं, ये सारे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। NPCI एंड IMPS इमीडिएट पेमेंट सिस्टम बिल्कुल है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बिल्कुल है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बिल्कुल है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम बिल्कुल है। यानी हम कह सकते हैं ये चारों जो है उनको हमारे देश में NPCI सुपरवाइज कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। अगर एग्जाम में ये पूछे कि कौन उसको रेगुलेट कर रहा है, कौन उसे रेगुलेट कर रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा? तो आंसर हमारा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखना, जो भी सामने दिखा है ना, जो भी सामने दिख रहा है ना, याद रखना, इन सब को, ये सब को याद रखना, हमारे देश में NPCI क्या करती है? सुपरवाइज करती है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों में, इसको NPCI क्या करती है? हमेशा सुपरवाइज करती है, ठीक है। याद रखना, नेशनल फाइनेंशियल स्विच NPCI, ठीक है, NUUP सर्विसेज नेशनल NPCI, क्योरी सर्विसेज आधार मैपर, रुपे कार्ड, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया, है ना, आधार इनेमल पेमेंट, ठीक है, सिस्टम APS NPCI हो गया, भारत बिल पेमेंट, याद रखना, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, इसको भी NPCI, भीम का नाम सुना होगा, CTS का नाम सुना होगा, IMPS का नाम सुना होगा, नास का नाम सुना होगा, है ना, नास का नाम सुना होगा, IMPS का नाम सुना होगा, CTS का नाम सुना होगा। ये सारे मीडियम हैं, जिन मीडियम के माध्यम से आप हमारे देश में पैसे को कहीं से कहीं पेमेंट कर सकते हो। और जब भी कहीं आएगा, याद रखना, पेमेंट, तो इसको याद रखना, हमारे देश में NPCI कंट्रोल करती है, नहीं सुपरवाइज करती है, ठीक है। याद रहेगा सभी लोगों को। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बताओ इसका आंसर क्या होगा? फॉर द इशू ऑफ करेंसी, ध्यान से, फॉर द इशू ऑफ करेंसी द RBI फॉलो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यानी कि बात हो रही है दोस्तों MRS की, बात हो रही है दोस्तों किसकी? MRS की। एक हमारे यहाँ ये सिस्टम है, एक हमारे यहाँ, याद रखना, ये एक सिस्टम है जो कि RBI जिसके माध्यम से हमारे देश में पैसे को फ्लो करती है, पैसे को फ्लो करती है, ठीक है।
तो याद रखना, जब भी हमारे देश में आरबीआई करेंसी छापेगी तो अपने पास 200 करोड़ का रखती है कैपिटल। क्या रखती है? वो रखती है कैपिटल। अब जरा समझना, इसमें दो चीजें हैं, बड़े प्यार से जरा समझना। 115 करोड़ का सिर्फ गोल्ड होता है, 115 करोड़ का सिर्फ गोल्ड होता है। जो बच गया आपका कितना, 85 करोड़ का, वो याद रखना तीन फॉर्म में हो सकता है, या तो कैश रख लो, या तो गोल्ड रख लो, और या तो सिक्योरिटी रख लो। मैं फिर से बोल रहा हूं, 115 करोड़ का आपके पास गोल्ड होना चाहिए रिजर्व के फॉर्म। किसके फॉर्म? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। जो आपका बचा 85 करोड़ रुपए, याद रखना वो आप कैश के फॉर्म में, आप गोल्ड के फॉर्म में, या कोई भी आपके पास सरकारी प्रतिभूति हो उतने रुपए का, तो आप रख सकते हो। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा 200 करोड़ इज द राइट आंसर। आई होप इसमें कहीं किसी का डाउट नहीं है। टू एवरीबडी, मुझे बताओ, इसमें कहीं किसी का डाउट नहीं है दोस्तों? ठीक है, इसमें कहीं किसी का डाउट नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट वन। चलो, कमर्शियल पेपर का न्यूनतम मूल्य वर्ग क्या है? जरा समझना, मैं एक एग्जांपल बोलता हूं। हमारे देश में एक मनी मार्केट होता है, जरा समझना, एक ऐसा बाजार जिस बाजार में याद रखना शॉर्ट टर्म के फंड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के फंड्स अवेलेबल होते हैं, मतलब कहने का याद रखना कि अगर जब भी कभी भी, याद रखना, कभी भी मार्केट में किसी को लोन चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन चाहिए, तो वह सीपी के माध्यम से मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। ठीक है, उधार लेने का एक माध्यम है, आप ऐसे कह सकते हो, यह एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, उधार इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और ये कहां पर है इशू होता है? ये होता है हमेशा मनी मार्केट में। इसे शॉर्ट क्यों कहते हैं? इसमें जो भी खरीदा और बेचा जाता है, याद रखना, वो एक दिनों से चलता है, और याद रखना आप उसको 365 डेज के भीतर या तो खरीदो और या तो बेचे, यानी यह सिर्फ एक साल के लिए ही इशू होता है मैक्सिमम। इसीलिए इस मार्केट को हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म। जैसे सुना होगा आपने ट्रेजरी बिल, जैसे सुना होगा आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीपी, ये सब ट्रेजरी बिल, याद रखना सारे मुद्रा बाजार के इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके माध्यम से मार्केट से पैसा उठाते हैं। ठीक है, याद रखना अगर आपको सीपी उठाना है मिनिमम, तो याद रखना कम से कम न्यूनतम 5 लाख रुपए आपको इशू करना होगा, यानी एक पेपर ऐसा जो कम से कम 5 लाख रुपए का हो, यानी आप 5 लाख रुपए से कम में आप मार्केट से उधार ले ही नहीं सकते हो। उसके बाद भी जो इशू होगा वो मल्टीपल ऑफ 5 लाख में ही होगा, यानी कि 10, 15 और 25 के फॉर्म में ही होगा। एक बात और याद रखना, न्यूनतम ये 7 दिनों के लिए आप इशू कर सकते हो, एंड मैक्सिमम याद रखना 365 डेज के लिए आप इसको इशू कर सकते हो। और इसको हम लोग कहते हैं, याद रखना, अनसिक्योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं अनसिक्योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। बेटा आज के बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन को बहुत ही हम लोग मजे से एकदम समझ के एकदम सॉल्व कर रहे हैं, है ना? चलिए, तो यहां आंसर हमारा क्या होगा? यहां आंसर हमारा होगा 5 लाख रुपए, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशू बाय, इसको कौन इशू कर सकता है? तो याद रखना इसको सारे लोग इशू कर सकते हैं, यानी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी इसके माध्यम से जितने भी हमारे देश के बैंक हैं वो सारा पैसा क्या करते हैं? इशू करते हैं। याद रखना यहां एक है लेकिन पांचों कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाला लगाना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? फॉर स्मॉल, क्या लिखा हुआ है? फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक द मैक्सिमम लोन साइज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट एक्सपोजर टू ए सिंगल एंड ग्रुप ऑब्लिगेटर वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू कैपिटल फंड रिस्पेक्टिवली, व्हाट परसेंटेज एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स कैपिटल फंड रिस्पेक्टिवली। यानी कि किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो लोन का मैक्सिमम साइज होगा और इन्वेस्टमेंट का वह कितना होना चाहिए प्रतिशत। तो याद रखना, इसको ऐसे याद रख लेना, इसको आप ऐसे याद रखना 10 और 15, यानी कि याद रखना जो लोन का एक्सपोजर है उधार लेने का वो 10% होगा,
और जो टोटल का पैसा निवेश करते हैं वो होगा 15%। ठीक है, चलिए आगे। अगर आप, क्योंकि आज 27 तारीख है, याद रखना कल टुमारो इज द लास्ट डे फॉर डिस्काउंट, तो टुमारो से पहले आप एग्जामपुर का लाभ उठाइए, किसी भी कोर्स को खरीदिए, उससे पाइए 60% का डिस्काउंट, बम्पर ऑफर चल रहा है दोस्तों। याद रखना ऐसा ऑफर ना कभी हुआ है ना कभी आ सकता है, टू एवरीबडी। चलिए देखो वही चीज लिखी हुई लंबी चौड़ी। अगला बताओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि इसको गलत नहीं करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट डन बाय पेमेंट बैंक। जरा ध्यान से, ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जो पेमेंट बैंक नहीं कर सकता है? दो प्रकार के बैंक होते हैं, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक पेमेंट बैंक। तो कौन सा ऐसा काम है जो पेमेंट बैंक नहीं कर सकते, बताओ मुझे कमेंट करके जरा जल्दी से। क्या अकाउंट ओपन नहीं होगा? क्या उसमें करंट अकाउंट ओपन नहीं होता है? क्या वो लोन नहीं दे पाते हैं? क्या वो इशू एटीएम कार्ड नहीं कर पाते हैं? क्या वो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस को इशू नहीं कर सकते हैं? बताओ। तो याद रखना इसका जो सही जवाब बेटा आपका है वो आंसर हमारा होगा, याद रखना, उनके पास लोन देने की आजादी नहीं होती है। आपने कभी सुना है कि पेटीएम बैंक कहता हो कि हमसे लोन ले लो? कभी सुना है कि पेटीएम बैंक ने कहा हो कि लोन ले लो हमसे? कभी सुना है एयरटेल ने कहा हमसे लोन ले लो? नहीं। इनका सब काम तो ये करेंगे। और इस अकाउंट में याद रखना, जो आप ओपन कराते हो पता होगा आपको, मैक्सिमम आप इन अकाउंट में सिर्फ इतना ही पैसा डिपॉजिट कर सकते हो मैक्सिमम, यानी कि याद रखना इतना पैसा से ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर पाओगे किसमें? हमारे इंडिया में पेमेंट बैंक में। याद रखिएगा, नंबर 1 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, नंबर 2 पेटीएम बैंक, नंबर 3 एयरटेल पेमेंट बैंक, नंबर 4 फीनो बैंक, नंबर 5 एनएसडीएल पेमेंट बैंक, नंबर 6 जियो। यानी याद रखना हमारे देश में भी वर्तमान में टोटल 6 पेमेंट बैंक है जो एक्टिव हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे आइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। हमारे देश में कितनी प्रिंटिंग प्रेस है जिसको BRBNPL रेगुलेट करती है? जरा समझना, प्रेस तो टोटल 4 है, जो प्रेस हमारे देश में है याद रखना वो 4 है, जिसमें याद रखना 2 पे अधिकार किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और 2 पे अधिकार किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो जो अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है ना, उसका मालिक कौन होगा? हमारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड को, उसको कहते हैं दिस वन। इनके पास कितनी है? टोटल 2 है। तो आंसर हमारा बी नंबर थी। ठीक है, इसके पहले तक हमारी आवाज आ रही थी, यहां तक आवाज आ रही थी। ठीक है, हम लोग यहां से कवर करते, 2 क्वेश्चन हमारे मिस हो गए थे जो हमने बोला था। ठीक है, मैंने पूछा था आपसे कि हमारे देश में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सबसे ज्यादा शेयर किसका होता है, याद रखेगा। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज्यादा जो शेयर होता है बेटा वो होता है हमारे यहाँ केंद्र सरकार का। कितना? 50%। सबसे कम किसका होता है? तो याद रखना सबसे कम होता है 15% राज्य सरकार का। और याद रखना जो बीच वाला भाग होता है ना वो होता है 35%। किसका होता है? वो होता है हमारे स्पॉन्सर बैंक का दोस्तों। ये सभी लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। एक बात और याद रखना टू एवरीबडी, हमारे देश में जो पहला हमारा आरआरबी था ना वो बना था 1975 ईस्वी को बेटा। ठीक है, और कहाँ बना था? यूपी के मुरादाबाद में बनके तैयार हो गया था। ठीक है, याद रखना 2 अक्टूबर 1975 को हमारे देश में पहला बैंक बना था आरआरबी, जिसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। यानी याद रखना देश का पहला, अगर मैं बोलूं तो प्रथमा ग्रामीण बैंक उसका नाम था दोस्तों। ठीक है, जो कहां बना? यूपी के मुरादाबाद में बना। अभी कितने आरआरबी एक्टिव हमारे देश में है? तो याद रखना 43 आरआरबी हमारे देश में भी एक्टिव है दोस्तों। ठीक है, चलिए ओके। पीपीएफ यानी कि अगर हमारा पीएफ अकाउंट ओपन होता है किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में तो कितना अकाउंट, कितना जमा हो सकता है? तो याद रखना न्यूनतम उस अकाउंट में आप जमा कर सकते हो 250 रुपए, सॉरी क्या कहते हैं 500 रुपए, याद रखना न्यूनतम। और जो मैक्सिमम जमा होती है वो होती है हमारी 1.5 लाख रुपए। ठीक है, यानी अगर आप किसी भी बैंक में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कराते हैं तो याद रखिएगा आपको उस अकाउंट में न्यूनतम जमा होगा 500 रुपए, और जो मैक्सिमम जमा होगा याद रखना वो 1.5 लाख रुपए जमा होगा एज पर द पीपीएफ गाइडलाइन। जो हम जॉब करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ईपीएफ। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जॉब वालों के लिए क्या होता है? उसके लिए होता है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की बात होती है। ठीक है, ओके। अब देखो यहां क्वेश्चन क्या पूछा था
कि व्हाट इज द ईपीएफ कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है ना। ईपीएफ यानी ईपीएफ मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो मैं कहीं जॉब करता हूं, जरा समझना। तो उस अकाउंट में याद रखना, सपोज मेरी सैलरी है मंथली 10,000 रुपीज, ठीक है, और इसमें जो हमारा बेसिक पे है, फॉर एग्जाम्पल वो है 5,000 रुपीज। तो याद रखना गाइडलाइन क्या है कि जो भी बेसिक पे होगा उसका याद रखना 12% हर मंथली हमारा कटेगा। दिस इज कॉल्ड माई ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। जितना हमारा कटेगा याद रखना उतना ही सरकार भी देती है, और याद रखना उस पर सरकार हमको ब्याज भी देती है टोटल पर। तो ब्याज अभी रेट कितना है, लगभग वो 8% से लेकर 9% के बीच में रहता है लगभग। इसलिए कहते हैं हमेशा पीएफ कटवाना आपको बहुत अनिवार्य माना, बहुत फायदेमंद। जरा सोचो ना, 12 रुपए कटा और मिला कितना टोटल, लगभग हमको 25 रुपए। ये बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, थोड़ा समय की पाबंदी है। 5 क्वेश्चन हमारे बच गए, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा। ये रहा लास्ट आपका एक टास्क है, इसको मैं मंडे को पूछूंगा। इसको आप सभी लोगों को याद रखना है, टू एवरीबडी, ठीक है, सभी लोगों को, ठीक है। तो मिलता हूं कल मंडे को शाम को 6 बजे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।